नमस्कार। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की श्रृंखला अब अपने आखिरी चरण तक पहुंच चुकी है। 2022 में सिर्फ एक दिन शेष हैं। इस साल जो मैंने पुस्तकें पढ़ी उनमें आज कविता की बारी है। कौन से काव्य संग्रह पसंद आए, कौन से काव्य संग्रह चर्चित रहे, किन काव्य संकलनों ने साल 2022 बुक कैफे टॉप 10 में अपनी जगह बनाई, मैं उनके साथ उपस्थित हूँ। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूँ कि ये श्रृंखला किसी भी रूप से क्रमवार रैंकिंग का निर्धारण नहीं करती, बल्कि ये वे पुस्तकें हैं जो हमें यानी आपके पुस्तक साथी जयप्रकाश पांडे को प्रभावित करने में सफल रही। काव्य श्रेणी में जो पुस्तकें शामिल हैं मैं उनकी जानकारी आपको देता हूँ। ईश्वर और बाजार, जसिंता केरकेट्टा। अब नहीं घुसते वे तुम्हारे समुदाय के भीतर बर्बर तरीके से तलवार चलाते हुए, वे घुसते हैं तुम्हारे भीतर तुम्हारे ही भले की बात करते हुए। यह इसी संकलन में शामिल एक कविता है। शोषण के चालाक षड्यंत्रों में ईश्वर की अवधारणा और असहाय जनमानस में उसके भय की भूमिका को चिन्हती जसिंता की कविताएं आदिवासी जनजीवन के इर्द गिर्द मंडराती हैं और उस जनजीवन पर सभ्यता प्रेषित जो खतरे हैं उनकी पहचान कर सीधे सरल ढंग से अपनी बात अंकित करती हैं। नागर केंद्रों से जंगलों पहाड़ों की तरफ बढ़ते विकास की आक्रामक मुद्राओं का सशक्त प्रतिवाद गढ़ना इस संकलन में शामिल कविताओं की विशेषता है। ये कविताएं बताती हैं कि भीतर और बाहर की कई जकड़नों में धर्म, ईश्वर और आस्था ने जिस तरह से मनुष्य विरोधी ताकत के रूप में काम किया है वह बृहत भारतीय समाज की विडंबना है, लेकिन आदिवासी साधनहीनता पर इनका प्रभाव और भी घातक होता है। इस संग्रह के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। चुप्पी वाले दिन, मालिनी गौतम का यह संग्रह है। चुप्पी के दिन चुपचाप आते हैं, बिना किसी आहट या आवाज़ के। वे नहीं देते अपने आगमन की सूचना अच्छे या बुरे दिनों की तरह। सुचिंतित काव्य दृष्टि और भरपूर ताजगी से लवरेज इस संकलन की कविताओं में न तो अनगढ़पन है, न एक रस्ता और न ही कमजोर अभिव्यंजना। टटकी संवेदनाओं से लवरेज ये कविताएं पाठकों को जगाती हैं और थोड़े ठहराव के साथ सोचने के लिए विवश करती हैं। समय, समाज और लोक को अपने ढंग से देखने और समझने का मौलिक प्रयास करती ये कविताएं उलझाती नहीं, सीधे हृदय में उतरती हैं। गंभीर से गंभीर मुद्दों, समस्याओं, संदर्भों और परिप्रेक्ष्य को अत्यंत सहज ढंग से व्यक्त करती ये कविताएं इस महाविकट समय के महामौन और गहरी चुप्पी को तोड़ने के आग्रह के बीच प्रेम, स्नेह, सौहार्द, स्नेह, विश्वास और थोड़ा सा मनुष्यत्व बचाए रखने का प्रबल आग्रह करती हैं। प्रकाशक हैं भारतीय ज्ञानपीठ। जिधर कुछ नहीं, देवी प्रसाद मिश्र का यह काव्य खंड काव्य है या कहीं लंबी कविता। मैं बार बार सिर पकड़कर बैठता था कि क्यों नहीं समझा जाता कि पहिया और मानव ईश्वर के आविष्कार से हजारों साल पुराने हैं। 21वीं सदी के बढ़ते अंधेरों और उठते तापमान के समानांतर नई संरचना ढूंढने और पाने वाले नितांत मौलिक काव्यकार मिश्र ने अपनी इस खंड काव्य या कहें कि लंबी कविता में राजकीय दमन और कविता के बीच मनुष्यता के रिश्ते के बारे में विस्मयकारी सूझ को भी उजागर किया है अपने एक लंबे आलेख से। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये व्यवस्था विरोधी कविताएं हैं जो नए प्रबोध और नए शिल्प के साथ पाठकों के समक्ष आती हैं। चित्रकर्ती हेम ज्योतिका का चित्र और रेखांकन तथा उद्भव मिश्र का शिल्प इस काव्य संग्रह को या इस खंड काव्य को
या इस लंबी कविता को और भी आकर्षक बनाता है। प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। नदी मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा, सुधीर आजाद का यह संग्रह है। नदी, तुम जिस भाषा में रोती हो उसका व्याकरण सूख चुका है और शब्दावली पाषाण हो गई है, इसलिए यह मान रहा हूँ कि तुम में दिखने वाला हर पत्थर एक आंसू है। इस संकलन की कविताएं कवि के मौन संवाद के बीच अनुत्तरित प्रश्नों की परिणति हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि के ये प्रश्न नदी को लेकर हैं। जैसे हमारे आसपास बोलती, उछलती, कूदती हुई नदियाँ चुपचाप होती जा रही हैं। नदियाँ जा कहाँ रही हैं? नदियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण इतना सुविधाभोगी क्यों है? उनसे जुड़ी हमारी आस्था आवश्यकता में क्यों बदलती जा रही है? कितना दिलचस्प है ना कि एक सूखी नदी कितना भिगो देती है, एक ठहरी नदी का बहाव कितना तेज होता है, एक चुप नदी कितना बोलती है। कवि कहता है, नदी होती है, नदी बनाई नहीं जा सकती। ठीक वैसे ही जैसे कविता लिखी नहीं जा सकती, कविता होती है। इस संकलन में नदी का पानी है, सारे शब्द उसी पानी के हैं और उसी से अभिसिंचित हैं। इनमें नदियों की कहानी, नदियों की पीड़ा, नदियों की उपेक्षा, नदियों का वर्तमान, नदियों का अतीत, नदियों के आसपास की दुनिया और उस दुनिया के चित्र हैं। कवि के शब्दों में हम किस काल में कितने मनुष्य थे, यह उस काल की नदियां बताती हैं। प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ। निमित्त नहीं, महाभारत की स्त्रियों की गाथा। सुमन केसरी। 100 पुत्रों की माँ मैं गंधारी, संभोग के उन पलों में पृथ्वी सी पड़ी रही, आगत की ध्वनियाँ सुनती, आज भयाक्रांत करवटें बदलती। मैं कोसती हूँ उस दिन को जब शिव से मांगा था मैंने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान। जान गई थी पहले ही पल में कि मैं वह धरती हूँ जिस पर जीता जाएगा युद्ध पुंसत्व का पांडु के विरुद्ध। पौराणिक काल महाभारत के स्त्रियों के मर्म की बारीक संवेदना के साथ ये कविताएं बहुत कुछ सोचने के लिए बाध्य करती हैं। कवयित्री का मानना है कि महाभारत का इतिहास केवल भारत वंश का इतिहास नहीं, बल्कि सत्यवती द्वैपायन वंश का इतिहास भी रहा है और उसे केवल पुरुष पात्रों ने ही गृहयुद्ध की विभीषिका में बदल दिया। पुरुषों की इस अहमकता का सबसे बड़ा शिकार उस काल की स्त्रियां हुई। उस काल की स्त्रियां पुरुषों की वासना और छल के अंधकार से जूझती रही। इनमें द्रौपदी, कुंती, गांधारी, माद्री सभी शामिल हैं। इस संकलन की कविताएं पुरुष प्रधान समाज में स्त्री होने की कालातीत विडंबनाओं का आईना है। प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन। चलो हवाओं का रुख मोड़ें। कैलाश सत्यार्थी। कैसे कर लेती हो तुम ये कमाल, कभी धरती, कभी खाद या फिर पानी बनकर कभी। कैसे बन जाती हो तुम ही, कभी दिया, कभी बाती तो कभी तेल। कैसे हो सकता है कि कोई आकाश पंख हवाएं बन जाए। सामाजिक न्याय और हाशिए के लोगों पर केंद्रित इस संकलन की कविताओं का मुख्य स्वर है संवेदना और राग। ये कविताएं उन सामाजिक राजनीतिक विषयों को छूती हैं जिनसे आम जन का जीवन प्रभावित होता है। यहाँ बाल मजदूर अपनी हताशा, निराशा और वंचनाओं से भरे जीवन में आशा, सपने और चेतना का स्वप्न देखता है। ये कविताएं प्रेम, प्रकृति और भारत की सामाजिक संस्कृति को बचाने का आह्वान सी करती हैं। प्रकाशक वाणी प्रकाशन। कविता में बनारस। राजीव सिंह। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर विदा होती है अरुंधति, काल भैरव की आरती करती है अनवरत जलती चिताएं। उसी शहर में गंगा पार ठंडी रेत में बैसाख के किसी अनमने दिन में सूर्य के साथ उदित हुआ था प्रेम। यह एक अनूठा संपादित काव्य संकलन है जिसका संचयन बनारस से इश्क के चलते किया गया है। इस संकलन में शामिल कविताएं 600 साल के विराट समय पट्ट पर अंकित हैं।
इन कविताओं से गुजरना बनारस के इतिहास और संस्कृति के साथ साथ उसके अव्याख्येय और कालातीत सौंदर्य से साक्षात्कार करना भी है। बनारस पर लिखी इन कविताओं के रचनाकार हैं कबीर, रैदास, भारतेंदु प्रसाद, शमशेर, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी, ज्ञानेंद्र पति, अष्टभुजा शुक्ल और व्योमेश शुक्ल सहित 29 हिंदी के कवि, वली दक्कनी, गालिब, अकबर इलाहाबादी, नजीर बनारसी सहित उर्दू के 15 शायर और बांग्ला के राजा जय नारायण घोषाल, शंख घोष और विश्व प्रसिद्ध स्पेनिश कवि होर्हे लुइस बोर्हेस शामिल हैं। प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। उपशीर्षक कुमार अंबुज। जो कोई सवाल पूछता है उसे रिवाल्वर की पूरी 6 गोली मारी जाती है। पहली उसके दुस्साहस के लिए, दूसरी व्यक्तिगत राय रखने के लिए, तीसरी उसकी मौत के लिए, चौथी मौत की पुष्टि के लिए, पांचवी अपनी घृणा के लिए, छठवीं राज्य के प्रति निष्ठा के लिए। इस संकलन की कविताएं अभूतपूर्व गहराई के साथ इस महाद्वीप के संकटग्रस्त दुरभिसंधि युक्त जीवन और इसमें जी रहे मनुष्य की मुकम्मल अभिव्यक्तियां हैं। जो चीज़ें ओट और अंधेरे में रखी जा रही हैं, ये उन्हें प्रकाशित करते हुए उनकी अचूक पहचान करती हैं। ये कविताएं उन सत्ता शक्ति संरचनाओं और प्रविधियों को स्पष्टता से उजागर करती हैं जो नागरिकों की नई दास्तां, असहिष्णुता और अमानुषिकता में धकेलने की कोशिश कर रही हैं। इन कविताओं में सामाजिक राजनीतिक चेतना और ऐतिहासिक समझ के साथ एक भविष्य दृष्टि लगातार सक्रिय है। ये कविताएं दखल और प्रतिरोध की जुझारू जमीन तैयार करने का साहस दिखाती हैं और प्राकृतिक राजनीतिक आपदाओं का फर्क रेखांकित करती हैं। इनमें लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता के पक्ष में एक अथक असमाप्त जिरह है, तो वंचित जन की हताशा, जिज्विषा और उनके कारणों की अनवरत पड़ताल भी है। प्रकाशक राधाकृष्ण प्रकाशन। खोई चीज़ों का शोक। सविता सिंह। हमारी आपस की दूरियों में ही प्रेम निवास करता है आजकल। सत्य ज्यों कविता में, ये आंसू क्यों तुम्हारे, यह कोई आखिरी बातचीत नहीं हमारी। हम मिलेंगे ही जब सब कुछ समाप्त हो चुका होगा, इस पृथ्वी पर सारा जीवन। यह सघन भावनात्मक आवेश युक्त कविताओं की एक श्रृंखला है जो अत्यंत निजी होते हुए भी अपने सौंदर्य बोध में सार्वभौमिक है। कवि के सच्चिदानंदन के शब्दों में ये कविताएं जीवन, प्रेम, मृत्यु और प्रकृति के अनंत मौसमों से उसके संबंध पर भी सोचती हैं। इसलिए इनका एक पहलू दार्शनिक भी है। कुछ खोने के शोक के साथ किसी और लोक में उसे पुनः पाने की उम्मीद भी इन कविताओं में है। कवि के हृदय से सीधे पाठक के हृदय को छूने वाली ये कविताएं सहानुभूति से ज़्यादा हमसे हमारी नश्वरता पर विचार करने की मांग करती हैं। प्रकाशक राधाकृष्ण प्रकाशन। इस श्रेणी में जो आखिरी पुस्तक है वह है मछलियाँ गाएंगी एक दिन पंडुम गीत, पूनम वासम। हजारों वृक्षों की हत्या का मुकदमा दायर किया बची खुची पत्तियों ने। बुलाया गया उन हत्यारों को, दी गई हाथ में गीता, कसम भी खाया भरी अदालत में कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, कहा भी वही जो सच था। इस संकलन की कविताओं में बस्तर की जनचेतना, लोक संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, पर्यावरण और प्राकृतिक वादियाँ अपने पूरे सौंदर्य और चीख के साथ उपस्थित हैं। इनमें बस्तर अंचल की पीड़ा, उसके जंगलों में जी रहे आदिवासियों का मर्म और उनके बीच उपजी नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ी सोच, आक्रोश और उससे उपजे दुख, दर्द, हताशा, आक्रोश को स्वर दिया गया है। कथित विकास की गति में समूचे वन प्रांतर और समय के पहिए के उल्टा घूम जाने की एक अनोखी अभिव्यक्ति इस संकलन को खास बनाती है। प्रकाशक वाणी प्रकाशन। ये साहित्य तक टॉप 10 की 10 काव्य पुस्तकें थी, काव्य संग्रह थे। खास बात यह कि इन कविताओं का जो स्वर है वह व्यवस्था विरोधी है। कवि हमेशा मनुष्यता के पक्ष में खड़ा रहता है और हर कालखंड में ऐसी कविताएं लिखी गई जो या तो आदर्श कायम करती रही या व्यवस्था के विरोध में मनुष्यता का स्वर
द्विगुणित करती रही, मुखरित करती रही, बोलती रही, बयान करती रही। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की यह श्रृंखला कल आखिरी कड़ी उपन्यास के साथ समाप्त होगी। इसे आपने जो स्नेह दिया उसके लिए आभार। नए वर्ष में हम नई पुस्तकों के साथ मिलेंगे, नई चर्चाओं के साथ मिलेंगे। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।